सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है लॉ रिलेटेड इंटरव्यू, और आपको बताना चाहूंगा कि हम आज आपको कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस पुट अप करेंगे आपको डेफिनेटली दिखाएंगे। और बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस, इवन लॉ रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस आपको मिलेंगे। आप बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं। चलिए भाई मिस्टर रजत, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। आज जिया हमारे साथ है। जिया ऑल्सो इज अ लॉ स्टूडेंट, तो डेफिनेटली बी आस्किंग लॉट मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू। यस सर। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? सर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर सर वन पर्सन या फिर एक पार्टी दूसरे पार्टी या पर्सन को सेव करती है फ्रॉम लॉस। इसके कारण हो सकते हैं बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन या फिर बाय द कंडक्ट ऑफ हिमसेल्फ। और सर इसके अंदर सर बेसिकली दो तरह की पार्टीज हमें देखने को मिलती है जो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करती है। फर्स्ट पार्टी इंडेमनिटी होल्डर होती है और सेकंड इंडेमनिटी फायर। जो सर इंडेमनिटी होल्डर वो होती है जो सर लॉस को होल्ड या फिर सफ़र करती है, और जो सर इंडेमनिटी फायर है वो होता है जिसे उसे सेव करते हैं या फिर उसे प्रोमिस करते हैं सेव करने का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के कुछ एसेंशियल्स भी होते हैं? यस सर। बताइए सर। वैसे तो इसके कई एसेंशियल है बट मैं कुछ पे आप डालना चाहूँगा। सर इसमें जो मेन है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट सर या तो रिटन फॉर्म में हो या फिर ओरल फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा जो सर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो सर लॉस स्टेबल होना चाहिए, कि इसे मतलब जो बंदा है वो लॉस को सफ़र कर रहा हो। और इसके अलावा जो सर आदमी है तीसरा, इसमें प्रिंसिप वो जो इंडेमनिटी होल्डर होना चाहिए जो उसे सेव कर सकें। और लास्ट है सर एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। मिस्टर रजत, आप हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कोई केस के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए। सर जो मैं आपको केस बता रहा हूँ 1947 का है, एयर में अपने रजिस्टर्ड है, और ये सर स्पेसिफिकली बॉम्बे एयर्स का है। सर इस केस का नाम है गजानंद महेश मूर्ति वर्सेस महेश मूर्ति मदन लाल जी। इस केस के अंदर जो सर जो गजानंद जी है वो अपने ब्रदर मदन लाल जी से लैंड लेते हैं जो बीएमसी में एज ए एम्प्लॉय हैं। सर कुछ टाइम तक तो इस लैंड के ऊपर बीएमसी वाले यहाँ पे अपना खुद का काम कर रहे होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम उनका काम होने के बाद ये अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। सर इस बिल्डिंग के लिए सर इनको जो भी मतलब थिंग्स चाहिए या आइटम चाहिए वो एक केशव जी से लेते हैं जो कि हार्डवेयर का और इनका काम करते हैं। सर ये अप्रोक्स 1 या 2 मंथ के अंदर 50 to 60,000 तक का लेन देन कर लेते हैं। ये ऐसा लगभग 2 to 4 ईयर्स तक चलता रहता है, बट सर कुछ टाइम बाद ये जो गजानंद जी है वो इनके पेमेंट ड्यू छोड़ देते हैं, जिस करके जो केशव जी इन पे केस कर देते हैं। केस करने के बाद सर क्या होता है, जो वो मतलब इनका किसी कारण से इनका दिवालिया आ जाता है या इंसेनिटी से कोई प्रॉब्लम हो जाती है इनकी, जो इनकी मेंटली हेल्थ पे इशू डाल देते हैं। तो सर जितना भी इनका मतलब लॉस होता है वो इनके ब्रदर जो बीएमसी में काम करते हैं वो इसे पूरा करते हैं। सर ये केस है जो इसे मतलब अपने हर एक जितने आपको मैंने एसेंशियल बताए वो इसे कवर करते हैं। Zia, you can ask any question. Yes, sir. Rajat, can you tell us about the rights of indemnity holder? Yes, मैम बेसिकली हमारे पास 3 तरह के राइट्स होते हैं इसके लिए, ऑल कॉस्ट, ऑल डैमेजेस एंड ऑल सम। सर इन सबको मैं आपको एक एज ए केस के थ्रू समझाना चाहूँगा जो ये हम तीनों के तीनों पॉइंट्स को कवर करता है। इसमें सर एडम्सन वर्सेस जार्वेस का केस है। जो सर एडम्सन है एक ऑक्शनर है, और जो जार्वेस है वो एक नॉर्मल कॉमन मैन है जो किसी की स्टॉलन करके लाते हैं काउज और मतलब अदर थिंग्स। वो सर एज ए ऑप्शन में उसने दे देते हैं कि आप इन्हें सेल कर दो, और जो सम हमारे एडम्सन है वो बिना इसके कागज़ या बिना इसकी फाइल्स चेक करे बिना इसे सेल कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम जैसे इनके जो रियल ऑनर थे कैटल्स के अदर थिंग्स के, वो उन्हें पता लगता है कि हमारी चोरी हो चुकी है और आगे सेल भी हो चुकी है, तो सर वो एडम्सन जी पे केस करते हैं। आगे सर वो एडम्सन जी खुद उन्हें आगे केस करते हैं जार्वेस जी पर, बट जो हमारी लॉ है जो हमारी अदालत है वो ये कहती है कि आपको पहले चेक करना चाहिए था हर एक। तो जितने भी आप इनके मतलब डैमेजेस हुए हैं या जिनको नुकसान का सामना करना पड़े, जैसे सपोज इनकी गायें थी तो इनको जितना भी मिल्क की प्रॉब्लम हुई है, इनका जो पेमेंट की प्रॉब्लम हुई लेन देन में, वो आपको डैमेज करना पड़ेगा। ऑल कोर्ट जितना भी इनको मतलब कोर्ट से बाहर में जो कचहरी का इनका खर्चा है वो आपको सारा देना पड़ेगा, और प्लस जितने भी आगे आपका कंट्रीब्यूशन हुआ है और जो इसका लास्ट सेटलमेंट हुआ है इस तक के जितने भी केस है वो आपको इसको देने पड़ेंगे। और इसी तरह सर जार्वेस जी एडम्सन जी ये केस हार जाते हैं, और वो आगे जो ओनर थे जिनकी जार्वेस जी उठा के लाए थे वो जीत जाते हैं। चलिए आप हमें ये बताइए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में आपको नॉलेज है? यस सर। प्लीज बताइए। सर ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 126 हमें बताता है। असल में सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरह का प्रोमिस होता है जो एक आदमी दूसरे आदमी से करता है, तब जब ये कोई आदमी लॉस में होता है और वो उसे कहते हैं कि मैं आपको लॉस से जब आप लॉस सफ़र करो मैं उसे निकाल सकता हूँ आपको। सर ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर इसके अंदर बेसिकली 3 तरह की पार्टीज हमें देखने को मिलती हैं। सर इसमें जो क्रेडिटर होता है बेसिकली जो मैं हर चीज़ का जो मतलब क्रेडिट पे सामान देता है लेन देन जो भी है उसके साथ।
सर एक श्योरिटी होती है जो खुद गारंटी देती है उस बंदे को कि हाँ भाई आप मेरे थ्रू इसको आप सामान दे सकते हो। और एक सर जो मेन होता है इसका जो सबसे बेस्ट पॉइंट है या फिर जो बेस्ट मेंबर होता है वो प्रिंसिपल डेटर। यही आदमी होता है जिसके करके पूरा का पूरा मतलब बनाया जाता है और इसी को ही सफर लॉस करना होता है और इसी करके सर जो श्योरिटी है इससे बचाती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के कुछ मेन फीचर्स बताइए हमें। सर इसके वैसे तो कई फीचर है बट जो मेन है जो इसके ऊपर ग्लैंस डाल रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सर इसमें जैसे अब तक हम पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट होना ही चाहिए, जो वो भी रिटर्न फॉर्म या ऑरल फॉर्म में। इसके अंदर जो स्पेसिफिक है एक होना चाहिए प्रिंसिपल डेटर जिसके थ्रू सारा कुछ होगा ये। इसके अलावा सर एक सफिशिएंट कंसिडरेशन होनी चाहिए और जो आप श्योरिटी ला रहे हो और जिसका मतलब ऑब्लिगेशन लेके आ रहे हो उसका वो इस प्रेजेंट पे नहीं होना चाहिए कि वो मिस रिप्रेजेंट ना हो और ना ही कोई फ्रॉड से लाया गया हो। सर इस चीज़ को मैं आपको क्लियरिफाई करने के लिए आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जिस तरह से सर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और हमें सामने वाला कहता है आप पहले कोई गारंटर लेके आओ जिससे हम आपको उसके थ्रू दे सकें। सर अगर तो गारंटर हमारा हम किसी मतलब बिलाफुल चला गया इलीगल तरीके से लेके आते तो ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हमारा गलत हो जाता है और अनएनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। बट अगर ये सही है तो सर ये वैलिड हो जाता है। चलिए आप इंडेमनिटी और गारंटी में डिफरेंस बताइए हमें। सर जैसे कि मैं अपने बात कर चुके हैं इनकी डेफिनेशंस पे। जैसे कि सर इंडेमनिटी वो होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को सेव करता है और गारंटी के फॉर्म में अपने देखते हैं कि जैसे एक पर्सन प्रोमिस करता है सेव करने का। और सर इसके जो पार्टीज होती है एक में जैसे इंडेमनिटी में 2 ही होती है और जो क्या कहते हैं गारंटी होती है उसके अंदर 2 होती है। सर अब तक जैसे अपनी कन्वर्सेशन से आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि गारंटी और इंडेमनिटी में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है। सर एग्जैक्ट डिफरेंस इसमें ये होता है कि अगर तो 2 पर्सन ही आपस में कर रहे हैं तो इंडेमनिटी। अगर उसमें 3 पर्सन आ रहे हैं और एक एज ए गारंटर या फिर एक जिस तरह से अपने बैंक में से कोई चीज़ सिक्योरिटी के लिए रखवाई जाती है, इसी तरह से अगर कोई मतलब कस्टमर या कोई शॉपकीपर हमसे कोई एज ए गारंटर रखवाता है तो उससे हम गारंटी कहेंगे। सर जो इसकी लाइबिलिटीज़ होती है जो या फिर अपने कह सकते हैं नेचर ऑफ लाइबिलिटीज़, जो इंडेमनिटी होता है इसमें इंडेमनिटी होल्डर की जो लाइबिलिटीज़ है वो फर्स्ट होती है और जो गारंटी होती है इसमें जो फर्स्ट होती है वो तो होती है प्रिंसिपल डेटर की और सेकंड होती है श्योरिटी की। इसके अंदर सर जो स्यू करने की हमें परमिशन होती है इसमें तो सर जो इंडेमनिटी होल्डर होता है और इंडेमनिटीफायर आपस में एक दूसरे पर स्यू कर ही नहीं सकती क्योंकि इनकी आपस के बीच की कंसिडरेशन होती है और इसमें थर्ड पर्सन या फिर कोई कोर्ट या फिर लॉ इन्वॉल्व ही नहीं होता। और जो गारंटी होता है सर इसका एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है और इसमें हमें स्यू करता है क्रेडिटर वो या तो सीधा श्योरिटी पे कर सकता है फिर प्रिंसिपल डेटर पे। चलिए कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? सर ये एक इस तरह की गारंटी होती है जिसमें सीरीज ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाते हैं या जिसे हम नॉर्मली कह सकते हैं सीरीज में कॉन्ट्रैक्ट चल सकता है। और टर्मिनेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी? सर जिस तरह से हमने भी जाना है कि एक सीरीज में चल रहा है सारा काम तो इसी तरह ही इसे ख़त्म करने के लिए हमें नॉर्मल नहीं होते, इसे स्पेसिफिक थिंग्स होती है जिसे हम कह सकें ख़त्म हो रही है ये चीज़। इसे सर या तो हम बाय नोटिस के थ्रू कर सकते हैं, जैसे नोटिस के थ्रू आपने दोनों ने कोई चीज़ ली, मैं आपको नोटिस भेजता हूँ, आप फिर करते हो। सर एक होता है किसी कारण से जो प्रिंसिपल डेटर है या जो क्रेडिट जो मतलब सामान ले रहा है वो मर ही जाए। इसका सर इसमें स्पेसिफिक कई थिंग्स होती है जिसमें क्लियर नहीं है बट एक केस इसे क्लियर कर देता है। ऑफर्ड वर्सेस डेवियस, जो डेवियस है सर वो श्योरिटी का सन है। इसमें क्या होता है सर एक आदमी आपस में लेन देन करता रहता है बट किसी कारण से जो आपका जो मेन प्रिंसिपल है वो मर जाता है बट वो उसे तो नहीं पता जो सामने से अपने को सामान भेज रहा है, आइटम भेज रहा है। बट इसके करके क्या होता है सर उस बंदे ने इसे कंटिन्यू सामान भेजना शुरू कर दिया बट इनके घर में जो सिर्फ जो प्रिंसिपल था वो ही लाइवलीहुड चला रहा था इनकी और जो बच्चा था या तो एज ए माइनर नहीं था या फिर एज ए स्टूडेंट था जो स्टडी कर रहा था अपनी। सर इसके करके ना तो बच्चा अपनी स्टडी करके ना तो कोई काम कर पा रहा था प्रॉपर कि जिससे इनका लाइवलीहुड चला सकें। बात रही पीछे इनकी मदर की तो वो भी एक तरह से हाउस मेकर ही थी, नॉट कोई वर्कर थी। तो इस करके इन्हें सर केस हुआ कि जब कोर्ट ने बताया कि जब इनके पास लाइवलीहुड का कुछ साधन नहीं तो पहले आपको चेक करना चाहिए जब 1 या 2 ड्यू डेट टप जाए। तो सर इस करके इनको किसी भी तरह के कोई भी मतलब रेमेडीज़ का सामना नहीं करना पड़ा और ये बच गए। ओके, चलिए हमें श्योरिटी के कुछ राइट्स बताइए। सर वैसे तो श्योरिटी जिस तरह से हम देखते हैं कि हर एक आदमी के अपने अपने राइट्स और ड्यूटीज़ होती है, इसी तरह सर श्योरिटीज़ के भी राइट्स होते हैं। श्योरिटीज़ के राइट में सर जो तो श्योरिटी कर रहा है वो या तो परफॉर्म कर सके कॉन्ट्रैक्ट को, राइट ये पहला, या फिर उसकी पेमेंट को कंप्लीट कर सकें। इसी तरह सर इसका सेकंड राइट है इंडेमनिटी का है। जिस तरह से हम पहले पढ़ चुके हैं इंडेमनिटी 1 पर्सन सेव करती है दूसरे पर्सन को, इसी तरह जो सर जो प्रिंसिपल डेटर है इसे सेव करने वाला चाहिए कोई, ये इसका राइट है क्योंकि वो आपस में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे कि आप मुझे सेव करोगे ही करोगे। ये राइट बन जाता है इस करके इनका। दूसरा सर अगर तो जैसे कोई जॉइंट फॉर्म होता है या फिर अपने जैसे जॉइंट बंदे कह देते हैं एक साथ, तो वो 2 जॉइंट आदमी या 2 जॉइंट सिक्योरिटीज़ होती है वो या तो अपने हिसाब से खुद ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर ले
या फिर अगर 2 या 2 से ज़्यादा आ जाते हैं तो अपने हिसाब से उस हिसाब से पेमेंट करें जिस हिसाब से इनका कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया हो। लाइक जैसे एक ने 40% कह दिया, एक ने 20, तो एक ने 30, तो इसी एग्जैक्ट फॉर्म में करें, ऐसे ना हो कि 20 वाला 40 कर रहा हूँ और 40 वाला 30 कर रहा हूँ। जी हाँ, Yes, sir. आस्क एनी क्वेश्चन। Okay, sir. Rajat, can you tell us about the contract of bailment? यस मैम, अकॉर्डिंग टू हमारे सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये डिफाइन करता है बेलमेंट को। बट मैं बेलमेंट का आपको मतलब रियल एग्जैक्ट वर्ड बताना चाहूँगा। जो बेलमेंट वर्ड है वो फ्रेंच से लिया गया है, इसका मतलब होता है डिलीवरी। ओके, इसमें सर 1 पर्सन डिलीवर करता है कोई थिंग्स या कोई स्पेसिफिक थिंग्स को दूसरे पर्सन को, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ या कोई स्पेसिफिक थिंग के लिए। व्हेन अगर ये इसकी स्पेसिफिक थिंग कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, तो ये वापस दे देते हैं। अगर ये नहीं होता या किसी फॉल्ट के कारण रखना पड़ जाता है उसकी चीज़ को, तो सर वो अपने सर्कमस्टांसिस के या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसे आगे रख सकता है, बेच सकता है, वो उसके अकॉर्डिंग है। सर इसके अंदर बेसिकली हमें 2 तरह के पर्सन देखने या 2 तरह की पार्टीज़ देखने को मिल जाती है, बेलर और बेली। सर एक वो होता है जो सामान देता है, एक दूसरा वो होता है जो किसी सामान को लेता है फिर कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। ओके, बेलमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। यस सर। सर जिस तरह से हम पहले भी देख चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट इन ऑल कॉन्ट्रैक्ट थिंग्स में। और सर सेकंड है, कोई भी अगर हम सामान दे रहे हैं कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिया होना चाहिए, नॉट नॉर्मली। और जब इनका स्पेसिफिक पर्पज़ ख़त्म हो जाए तो वो अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग वो लेन देन कर सकते हैं। जो सर स्पेसिफिक पर्पज़ है इसका सर मैं आपको समझाने के लिए केस का हेल्प लेना चाहूँगा। इसमें सर राम गुलाम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस है। सर इसमें राम गुलाम एक ज्वेलर होता है सर, बट वो नॉर्मली ना जैसे अपने बैग में लेके घूम रहा होता है ज्वेलर्स को। वहाँ की जो यूपी की पुलिस है वो उसे चेक करती है और उसे समझती है कि ये चोरी करके लाए किसी ज्वेलरी की शॉप से, तो उसे अरेस्ट कर लेती है। बट उस कुछ टाइम बाद उसे छोड़ देती है और जो सामान होता है वो वहाँ पे अपने माल खाने में रख लेती है पुलिस वाले। तो कुछ टाइम बाद जैसे ही उन्हें पता लगता है कि हाँ ये इसी का ही था, तो वो उसे वापस देने के लिए बुला लेती है। बट वो वहाँ से चोरी हो जाता है उनके माल खाने से किसी कारण से, या तो उनका खुद का आदमी उठा लेके चला जाता है या फिर कोई बाहर का आदमी। बट जब वो आते हैं 3 दिनों बाद कि उसे पूछते हैं कि हमारा सामान क्यों, उसे सामान नहीं मिलता। बट वो उन पर स्यू करता है कि मेरा 3 से 4 लाख का सामान था ये। तो तब वो गवर्नमेंट इन्हें बताती है कि अगर आपको फ़ोन करा गया था तो आप उसके 24 घंटे के अंदर अंदर में आओ, आपका टाइम निकल चुका है। फर्स्ट तो इस कारण से आपको दे ही नहीं सकते। दूसरा ये है कि इनको ये पता नहीं था कि इसमें से भी चोरी हो जाए। इनके अकॉर्डिंग सबसे सेफेस्ट प्लेस थी पुलिस थाने की। सर ये इसका केस था। सर जो इसकी लास्ट तीसरी है, इसमें डिलीवरी होनी चाहिए गुड्स की। सर इसका मैं आपको एक केस समझाना चाहूँगा। जिस तरह से नाम से समझ सकते हैं डिलीवरी कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होगी, नॉर्मल तो होती नहीं अपनी है। इसका केस सर, इसका वैसे तो सर कोई प्रॉपर केस का नेम नहीं, बट मैं इलिस्ट्रेशन डाल के आपको समझाना चाहूँगा। सर इसके अंदर एक आदमी एक होटल के ऊपर डिनर के लिए जाता है। सर एक पीछे से वेटरेस आके उसका कोट उतार लेती है और हैंग कर देती है हुक के ऊपर आफ्टर कंप्लीटिंग हर डिनर। तो जब अपना कोट चेक करता है उसको वहाँ पे कोट नहीं मिलता, क्योंकि वो किसी कारण से या तो इधर उधर हो जाते हैं, कोई उसे स्टोलन कर लेता है। बट जिस कारण सर वो इन पर केस करता है, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर जो वेटरेस थी और जो होटल मैनेजर था या मालिक था वो खुद डिफेंडर होते हैं और जो प्लेंटिफ होता है। तो कोर्ट इन्हें कहती है कि आपको अगर इनकी चीज़ ली है तो आप उनके प्रॉपर उसी चीज़ को उन्हें लौटाना आपको कंपलसरी है। सर ये एक केस है जिसमें डिलीवरी ऑफ गुड के बारे में समझा सकते हैं। ओके, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताइए, स्ट्रेंथ्स बताइए। माई स्ट्रेंथ्स आर आई एम ऑनेस्ट। गिव योर कंप्लीट इंट्रोडक्शन। Sir, my name is Rajat Sharma. I am from Sri Ganganagar. At present, I am a student of law. As per my education qualification are concerned, I have passed my secondary education from HBSC board, and then I passed my senior secondary education from RBSC board. Then the other institution qualification, I have possessed the certificate of computer basic language and other language. Other name is RSCIT. The things when I passing my time is building laptops and reading books related to law. Okay. So your strong points are? Sir, my strong points are I am honest and versatile personality. Wonderful. You have given a very good interview. Now it's time to talk to my viewers. Viewers, लास्ट तक यदि आप हमारे साथ बने रहते तो हम लास्ट में एक टिप जरूर देते हैं आपको। तो चलिए लास्ट में एक इंटरेस्टिंग टिप देते हैं दोस्तों आपको। देखिए कोई भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंटरव्यू में हमेशा आपकी मार्किंग जो होती है उसके पर्टिकुलर पार्ट्स बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे वो लॉ रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी इंटरव्यू हो, बॉडी लैंग्वेज के मार्क्स आपको 55% मिलेंगे 100 में से। 38% मार्क्स आपको आपके टोन के मिलेंगे। आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपको डेफिनेटली उसके 38% मार्क्स मिलते हैं। रिमेनिंग हार्डली 7% मार्क्स आपको शब्दों के मिलते हैं। जो भी शब्द आप यूज़ करते हैं, जो भी आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे
अपने इंटरव्यू के दौरान जब आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप बॉडी लैंग्वेज पर ज़्यादा इफेक्ट देंगे। आपका जो जेस्चर है, आपका जो पोस्चर है, आपका आना और जाना मैटर करता है, मगर इंटरव्यू के दौरान भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी टोन, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, इंटरव्यू तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ सुनाई ना दे, आपके पास बहुत अच्छे शब्द हो। और आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि वर्ड्स का वेटेज सिर्फ 7% रहा है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है बॉडी लैंग्वेज का। उम्मीद है बॉडी लैंग्वेज आप डेवलप करके जाएंगे, अपने आप को बेस्ट वहाँ पर परफॉर्म करेंगे और अपना सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मिस्टर रजत, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू। थैंक यू सर। ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू।